अब तक हम जी प्रोटीन के 2 सिग्नलिंग पाथवे पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पाथवे हमने पढ़ दिया CGMP वाला एडेनिलाइल साइक्लेज पाथवे, और दूसरा अब हमारे पास है IP3 डैग पाथवे। इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग साइट है वहाँ पर आके लिगेंड अटैच्ड हुआ, यहाँ पर एक्टिवेशन हो गई, अल्फा के साथ GDP अटैच हो गया, जो GTP था वो GDP के अंदर कन्वर्ट हुआ GEF की प्रेजेंस के अंदर। अब इस GTP ने इस अल्फा को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही ये सब यूनिट एक्टिवेट होती है, यहाँ पर PLC बीटा जो कि फॉस्फोलिपेज C बीटा एंजाइम है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होता है, उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। जैसे ही उसकी एक्टिवेशन होती है वो फर्दर आगे एक्टिवेशन करता है PIP2 की, जो कि फॉस्फोटिडाइल बिसफॉस्फेट है। फॉस्फोटिडाइल बिस 4,5 फॉस्फेट इसका नाम होता है। ये यहाँ आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं पेपर के अंदर, और अगर आपको डिटेल याद होती है तो आप इसकी डिटेल भी लिख सकते हैं। PIP2 की एक्टिवेशन के बाद फर्दर क्या होता है कि ये जो है ब्रेक डाउन हो जाता है 2 सब यूनिट्स के अंदर। द फर्स्ट वन सब यूनिट इज डैग और दूसरी इसकी IP3 होती है। डैग क्या होता है? डाइसाइलग्लिसरॉल, और IP3 हम लोगों के पास इनिस्टोल ट्राइफॉस्फेट होती है। ये IP3 और डैग आगे से फर्दर एक्टिवेट करेगा एक काइनेज की, जिसको प्रोटीन काइनेज C कहते हैं। कैसे करेगा? ये IP3 जो है वो इंटरसेलुलर कैल्शियम जो स्टोर्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर, उसका इफ्लक्स करवाएगा। ये कैल्शियम आगे डैग जो हमारे पास यहाँ IP2 की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हो रहा था। देखें इसकी आप अगर शेप के ऊपर भी देखें तो इसकी 2 सब यूनिट्स थी, एक ऊपर और एक नीचे। जब ये ब्रेक हुई तो ऊपर डैग हो गया और नीचे IP3 आ गया। अब ये IP3 ने एक्टिवेशन किस चीज़ की? कैल्शियम की, और ये जो डैग था ये कंबाइन कर गया इसी कैल्शियम के साथ और फर्दर एक फॉस्फोटिडाइल सीरीन के साथ। C की एक्टिवेशन हुई जो कि प्रोटीन काइनेज C है, और फिर आगे फॉस्फोराइलेशन हुई। यहाँ पे जो कैल्शियम रिलीज हुआ है यही फर्दर आगे एनोज की एक्टिवेशन करेगा। जैसे ही एनोज की एक्टिवेशन होती है तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस फर्दर प्रोसीड अप हो जाते हैं।